हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भैया कि हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और इस चैप्टर की आज हमारी तीसरी क्लास है। आप लोगों को हम बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं, आप सभी को पता है। और बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में हमने पहला अनुप्रयोग आपको पढ़ा दिया है। परिमित लंबाई के धारावाही चालक परिमित लंबाई का एक धारावाही सीधा चालक था, उसके कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया था बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर तो दूसरा जो हमारा अनुप्रयोग है वो है किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दो स्थितियों में निकालना है। एक निकालना है कुंडली के केंद्र पर और एक निकालना है कुंडली की अक्ष के अनुदिश। आर दूरी पर कोई बिंदु पी मान करके आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए आज आप लोगों को हम इतना आसान मेथड से ये डेरिवेशन कराने वाले हैं कि इतना आसान आपको शायद कहीं पर ना मिले। बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है। सबसे पहले हम वृत्ताकार कुंडली बना लेंगे और हमें निकालना कुंडली के केंद्र पर। तो कुंडली को ऐसे ही बना लेंगे हम। ये हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, यहां से आई धारा प्रवाहित की जा रही है और ऐसे हमारी धारा निकलेगी। ठीक है, ये हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है। इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। इसका केंद्र क्या है, आपका ओ है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एल लंबाई का धारावाही चालक तार था, एल लंबाई का था और उसको मैंने एक लूप के रूप में मोड़ दिया है। तो ये आपका एक बन गया लूप। लूप को ही हम कुंडली बोलते हैं। कई तारों के फेरों की संख्या होगी अगर, तो फेरों की संख्या को एन से मल्टीपल कर देंगे। लेकिन अभी वो बातें छोड़िए, अभी आप ये मानिए कि हमारे पास एक वृत्ताकार लूप या कुंडली है। ठीक, और इस कुंडली के केंद्र ओ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। किसके अनुप्रयोग की सहायता से, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से। तो बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उस धारावाही चालक तार का अल्पांश अवयव लीजिए। तो इस कुंडली पर हम क्या करेंगे, ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसका एक अल्पांश अवयव ले लेंगे। जैसे यहां पर हमने ले लिया एक अल्पांश अवयव, ये हमारे पास एक अल्पांश अवयव है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। क्या नाम देते हैं भाई, ए बी नाम दे देते हैं। तो बात आप यहां पर भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने एक अल्पांश अवयव ले लिया है ए बी। तो सबसे पहले, और इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं कितनी है, वो है आपकी डीएल। कितनी है आपकी डीएल। तो सबसे पहले मेरा वही काम, यही चीज इसमें करेंगे, यही चीज इसके बाद वाले में करेंगे। अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न क्या निकालेंगे, ओ पर निकाल रहे हैं, चूंकि यहां पर थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ओ पर निकाल रहे हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया हम लोगों ने पढ़ा है डी बी बराबर, भाई अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो भी अल्पांश होगा। तो डी बी बराबर सूत्र होता है बायो सेवर्ट के नियम का म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा बटे में क्या होता है आपका, यहां पर देखिए 4 पाई आपका होता है और यहां पर होता है आर स्क्वायर। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है, जैसे ये हमने एक बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा था, ये जो अल्पांश लंबाई थी, इस अल्पांश लंबाई डीएल और इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी के बीच बनने वाला जो कोण था वो क्या था आपका, थीटा था। पता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर जो थीटा है वो अल्पांश लंबाई डीएल और डीएल से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण था। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि जो थीटा है वो इस अल्पांश लंबाई और यहाँ पर देखिए जो बिंदु ओ है इससे जाने वाली रेखा के बीच बना कोण है। अब ये है चूंकि वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त की परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है डीएल और इसके बीच, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री बनेगा। तो यहां से जो डीबी की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डीएल साइन 90 हो जाएगा भाई। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है बटे में आर स्क्वायर। इस तरीके से अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा आ चुका है म्यू 0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन 90 की वैल्यू 1 बटे में आर स्क्वायर। पहले बताओ ये बात समझ में है कि नहीं। तो बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से मैंने क्या किया, कुंडली के अल्पांश लंबाई के कारण निकाल लिया। अब यह जो पूरा लूप या कुंडली जो है ये अल्पांश लंबाई डीएल के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ही तो बनी। तो अगर एक अल्पांश लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है,
इसका समाकलन कर देंगे, संपूर्ण लूप या कुंडली के कारण आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसको हम कैपिटल बी से लिखेंगे, और कैपिटल बी आएगा समाकलन करने पर किसका भाई, डीबी का। तो बी बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ डीबी की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे म्यू 0/4 पाई आई डी एल, और बटे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर डीएल है तो मतलब एल के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एल वाली राशि अंदर रहेगी बाकी बाहर, तो म्यू 0/4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर को बाहर कर देंगे और डीएल का समाकलन हो जाएगा। डीएल अल्प लंबाई है, समाकलन का मतलब इसकी संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगी। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, अगर वृत्त की त्रिज्या आर हो तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर, और डीएल लंबाई का समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि पूरी लंबाई जो है 2 पाई आर कहलाएगी क्योंकि त्रिज्या आर है। एक आर से एक आर कैंसिल, 2 से 4 को काटना तो 2 से 4 को काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो आपका आया म्यू 0, ऊपर बचा आई तो लिख देंगे आई, और नीचे बचा एक 2 और एक बचा है आर, तो ये हो जाएगा 2r। तो ये वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि फेरों की संख्या n हो, क्या हो भाई, फेरों की संख्या को कैपिटल एन से लिखते हैं, n हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वह एक फेरे के कारण मैंने निकाला है, फेरों की संख्या n होगी कुंडली में तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप लोग जानते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना, या फिर एक और होता है टेस्ला। जो भी मात्रक आपको लिखना लिख लो। बताओ कितना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की ओर। अभी देखिए अनुप्रयोग में ये दूसरा अनुप्रयोग हम लोग सीख रहे हैं, 2 ही अनुप्रयोग है यहाँ पे आपके सिलेबस में, और दूसरे अनुप्रयोग में भैया 2 स्थितियां हैं। पहले अनुप्रयोग में एक स्थिति कोई नहीं, परिमित लंबाई के धारावाही रिजुरे की धारावाही चालक तार के कारण पंचुंबकीय क्षेत्र, आसान था। लेकिन अब जो हम लोग निकाल रहे हैं वो एक वृत्ताकार कुंडली, समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और उसके बाद उसके अक्ष पर निकालेंगे। 2 स्थितियां है ना। चलिए सर आप करूं। अब हम लोग निकालेंगे एक वृत्ताकार कुंडली लेंगे और उसके अक्ष के अनुदिश निकालेंगे। ओके चलिए इसे रब कर देते हैं भाई। आगे हम लोग डालेंगे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर, केंद्र की जगह क्या हो जाएगा, अक्ष पर। और ये थोड़ी स्थिति जो है बड़ी पड़ जाती है तो लोगों को थोड़ा कठिन लगती है। देखिए अभी क्या कर रहे थे, जो कुंडली थी वो केंद्र पर निकाल लेते, इसलिए कुंडली ऐसे रखी हुई थी, कुंडली ऐसे रखी हुई थी। ओके वहां पर कुछ तो है नहीं मेरे पास, कुंडली आपकी ऐसे रखी हुई थी। अच्छा अब कुंडली को हम कैसे रखेंगे, हम कुंडली को ऐसे रखेंगे, ऐसे। एग्जाम्पल के लिए एक काम करते हैं, यहां पर फिलहाल कुछ है तो नहीं लेकिन आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। देखिए भाई ये हमारे पास एक मोबाइल का कवर है, ये समझ लीजिए वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। तो जब केंद्र पर निकालना होता था, बाकी चीजों को आप नेग्लेक्ट कीजिए, तो हम इस कुंडली को ऐसे रखकर केंद्र पर निकाल लिए भाई, बिल्कुल ऐसे बनाए। लेकिन हमको अब कुंडली के अक्ष के अंदर निकालना है। अगर कुंडली हमारी ऐसे है तो अक्ष इसकी बताओ ऐसे होगी कि नहीं होगी, ठीक ऐसे। और इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाएंगे। इसकी आकृति जो थोड़ा बनती है वो लोग समझ नहीं पाते, इसकी आकृति कुछ ऐसे बनती है, ठीक जैसा मैंने आपके सामने बनाया। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये कुंडली वैसे नहीं रखी जैसे पहले रखी थी, ठीक। अच्छा इसको आप चाहो तो बैटरी से जोड़कर भी दिखा सकते हो या ऐसे ही रहने दो, किताबों में तो ऐसे बना है। नहीं इसके दो यहां से दोनों तारों को ऐसे निकाल दो, ठीक, और इसको जाकर के किसी एक बैटरी से जोड़ दो भाई। अब इसमें धारा प्रवाहित होगी
ऑस्टेड के नियम से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आपको निकालना है, वो भी इसके अक्ष के अनुदिश। तो ये हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेते हैं। ठीक, अच्छा इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं, ये वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का केंद्र है O, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल a मान लेते हैं। ओके, अब हमको निकालना है अक्ष के अनुदिश। तो देखिए यहां पर हम ऐसे इसके अक्ष के अनुदिश निकालेंगे भाई, अक्ष के अनुदिश यहां पर बिंदु P, और इस बिंदु P पर इस वृत्ताकार लूप के कारण या इस वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष के अनुदिश r दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने, यहां से यहां तक की दूरी को हम r मान लिए। इस r दूरी पर हमें इस बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मेरी बात को समझिए, मैं भी आपको जो समझा रहा था मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। ये देखिए ये हमारी कुंडली हो गई, ये ऐसे बनी हुई ना, ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक, तो ऐसे होने की वजह से चलो दे दो एक, हाँ चूड़ी दे दो मुझे एक, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ चूड़ी एक ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल मिल गया भाई, ये देखिए। ठीक, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये अभी ऐसे था तो इसके केंद्र पर निकाले थे, अब ये जो है ऐसे, ऐसे समझ पा रहे हो मेरी बात को। और इसके अक्ष के अनुदिश r दूरी पर हमने एक बिंदु P माना है यहां पर। ठीक, और इस कुंडली के अक्ष के अनुदिश r दूरी पर जो बिंदु P माना है, उस बिंदु P पर हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। अब चलिए थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले, मैंने कहा बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए सबसे पहले अल्पांश लंबाई लेते हैं। तो ये जो हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है, इस पर एक अल्पांश भाग ले लेंगे। कौन सा भाग ले लेंगे भाई? अल्पांश भाग ले लेंगे। तो यहां पर हमने एक अल्पांश लंबाई का भाग ले लिया। बात को ध्यान समझिएगा, इसकी लंबाई को हमने मान लिया dl। कितना मान लिया? dl। इस dl के कारण हमको बिंदु P पर निकालना है, P को पहले से मिला देना है। ठीक, और अच्छा ये दूरी a है, ये दूरी r है। अच्छा एक चीज बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये आपका क्या है भाई, यहाँ पर कोण कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री बनेगा। ये अक्ष है और ये त्रिज्या है, तो इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब कार्य की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पहले बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जब हम अल्पांश लंबाई, ध्यान दीजिएगा, अल्पांश लंबाई, ये वृत्ताकार जो कुंडली है इसकी अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु कहां पर? P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो बताओ ये अल्पांश आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे जी अल्पांश आएगा। बायो सेवर्ट के नियम से ही ये चीज लिख रहे हैं हम, μ0 4 पाई I dl साइन थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहां से यहां तक की दूरी, तो r स्क्वायर होता है, जब इसका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दोगे अंडर रूट हट जाएगा, तो db बराबर μ0 4 पाई I dl, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है dl और p के बीच बना कोण कितना होगा। सबसे बड़ी बात, दिक्कत यही पर आती है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं बहुत ध्यान समझिएगा। ये कुंडली ऐसे है, मानते इस बात को? इस पर मैंने अल्पांश लंबाई का एक भाग लिया, ये लिया कि नहीं लिया? अब ये अल्पांश लंबाई आपकी हो गई, और यहां पर आपका है बिंदु P। तो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच एंगल कितना बनेगा? देखिए पहले तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये रेखा इस वृत्त पर क्या है? स्पर्शी रेखा है, तो वैसे भी इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, जैसा भी आप समझ पाए। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे और वो लाइन ऐसे गई, ऐसे, बात समझे कि नहीं? ऐसे गई। तो आप किसी भी कंडीशन में देखेंगे ये लाइन ऐसे गई, ऐसे गई कि नहीं गई? अब आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये लाइन और ये लाइन के बीच बताओ एंगल कितना बना है? 90 डिग्री बन रहा कि नहीं? ये कॉइल ऐसे थी, ये लंबाई ऐसे है आपकी,
और इस लंबाई से ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ऐसे, तो इसके बीच एंगल अगर निकालना है तो इसको ऐसे मिला देंगे, हमने मिला दिया। अब इसको सीधे से देखिए एंगल कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। ठीक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि थीटा जो था वो क्या था, अल्पांश लंबाई, आपने बायोसेवर्ट के नियम में पढ़ा था, अल्पांश लंबाई और अल्पांश लंबाई से बिंदु की P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। अभी मैंने बताया कि कोण कितना है, तो यहाँ पर कोण आपका कितना है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपका हो जाएगा dB बराबर μ0/4 पाई IDL, साइन 90 की वैल्यू 1 बटे में आपका हो जाएगा a² + r²। इसको थोड़ी देर के लिए चाहे समीकरण आप एक मान लीजिए। अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। इसी तरीके से अब जो चुंबकीय क्षेत्र आया है बिंदु P पर अल्पांश लंबाई के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। यहां पर इस बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए आप सभी लोगों को दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 बताया गया है। उसमें बताया गया है आप सभी लोगों को कि हम अंगूठा करते हैं धारा की डायरेक्शन में और अंगुलियां करते हैं उस डायरेक्शन में जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली की जो लंबवत डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मान लेते हैं इस कुंडली में ऐसे हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, धारा की डायरेक्शन में देखिए ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है भाई, ये चीज ऐसे है, तो धारा की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो धारा की डायरेक्शन में अंगूठा हो गया, हथेली की जो अंगुलियां हैं वो उस बिंदु की ओर हो गई जिधर आपका बिंदु P जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली की जो लंबवत डायरेक्शन हो जाएगी वो ये हो जाएगी भाई चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा। इसी तरीके से यहाँ पर एक अल्पांश मांग सकते हैं और इस अल्पांश को बिंदु P पर मिला सकते हैं। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। पहले इस बात को भली भांति आप समझिए। अच्छा, यहां से अगर एक सीधी लाइन खींच ले, ये सीधी लाइन, तो ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, 90 डिग्री होगी कि नहीं, तो आप कहेंगे जी होगी। अच्छा, ये लाइन अगर इसके साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो 100% यहां पर जो एंगल होगा वो आपका थीटा होगा। ये बात भी मैं आपको कई बार प्रश्नों में बता चुका हूँ। कारण क्योंकि ये वाली लाइन इसके ऊपर लंबवत है और ये वाली लाइन इसके ऊपर लंबवत, इस वजह से ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, निकाल के आप देख सकते हैं। अच्छा, जिसके साथ लाइन लगी होती है उसकी वैल्यू cos थीटा के साथ आती है। तो अगर ये कड़ dB है, आपको विश्वास हो तो यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज बना लो, तो समकोण त्रिभुज के सामने क्या कड़ भुजा हो जाएगी। आधार निकालेंगे जब आप, तो कड़ इंटू में cos थीटा आएगा। ठीक है, तो ये आधार बनेगा और ये आ जाएगा dB cos थीटा। इसी तरीके से इसकी ये वाली लाइन हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी dB sin थीटा। ओके, अब नीचे भी अगर ये वाली लाइन इसके साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है तो ये वाली लाइन आ जाएगी dB cos थीटा। कौन सी लाइन, ये नीचे वाली, और इसके सापेक्ष ये वाली जो लाइन की वैल्यू आ जाएगी dB sin थीटा। अब देखना यहाँ पर एक चीज ये है कि जब हम अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो इसका एक घटक ऐसे है और दूसरा घटक ऐसे, लेकिन जो घटक dB cos थीटा और नीचे जो dB cos थीटा है ये एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि dB cos थीटा घटक परिमाण में बराबर भी है भाई dB का मान यही तो होगा, परिमाण में बराबर व विपरीत हैं, वह विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और जो dB sin थीटा है वो एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। dB sin थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो dB sin थीटा आया है वो दो अल्पांश लंबाइयों के कारण एक डायरेक्शन में है। तो अगर पूरी लंबाई के कारण निकालेंगे तो dB sin थीटा का समाकलन कर दें, बस पूरी लंबाई के कारण आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B वो अल्पांश अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB sin थीटा
कि जो dB sin थीटा ये तो जुड़ रहा था, तो dB sin थीटा जो है अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, और यही मान्य हो रहा है क्योंकि ये दोनों तो घटक कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही घटक एक ही दिशा में dB sin थीटा दोनों को जोड़ लें, परिणामी आ जाएगा, तो परिणामी नहीं आएगा, तब तो इन दो अल्पांश लंबाइयों के कारण आएगा भाई। तो अगर आपको संपूर्ण लंबाई के कारण निकालना है तो एक अल्पांश लंबाई के कारण जो आपका घटक जुड़ रहा है उसका समाकलन कर दीजिए, बस संपूर्ण लंबाई के कारण आ जाएगा। भाई दोनों को जोड़ लेंगे तो इतनी लंबाई के कारण तो आएगा, ये तो सब खाली पड़ी रहेगी ना। तो संपूर्ण लंबाई के कारण निकालने के लिए dB sin थीटा का क्या कर देंगे, समाकलन। अब dB की वैल्यू रख दीजिए μ0 अपान में 4 पाई IDL बटे में कितना हो जाएगा a² प्लस r² इंटू में साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो लंब बटे कड़ हो जाएगी, मतलब a बटे √a² प्लस r² हो जाएगी। मानते हैं इस बात को आप। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो सारी वैल्यू बाहर आ जाएंगी, μ0 अपान में 4 पाई अचर है, i हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्या ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा a, और यहाँ पर a² प्लस r² की पावर 1 है, और यहाँ पर a² प्लस r² की पावर √ के मतलब आधी है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, एक में आधी घात जुड़ेगी 3/2 हो जाएगा, और समाकलन ओनली होगा dl का। dl अल्प लंबाई थी इस कुंडली की, तो संपूर्ण लंबाई कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर, त्रिज्या यहाँ पर a है तो परिधि हो जाएगी 2 पाई a, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0 अपान में 4 पाई IA अपान में a² प्लस r² की होल पावर 3/2 इंटू में dl का समाकलन करने पर ये 2 पाई a हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा μ0 IA² बटे में 2a² प्लस r² की होल पावर 3/2। यदि कुल फेरे कितने हो कुंडली में n हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा μ0 NIA² बटे में 2a² प्लस r² की होल पावर 3/। ये आप सभी लोगों ने आज की इस क्लास में क्या देखा भाई, देखिए कितना आसान था डेरिवेशन। आप सभी लोगों ने आज की इस क्लास में देखा कि एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है, बायो-सेवर्ट के नियम के प्रयोग की सहायता से। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।